सी बात है कि जब स्त्रियां जागेंगी तो वे उन तमाम कर्मकांडों के प्रति विद्रोह करेंगी या असंतोष उनमें दिखाई देगा जो स्त्री को क्या करती है, जकड़ने की कोशिश करती है, जकड़ती रहती है। उस असंतोष की मात्रा जानने के लिए हमारे पास अभी कोई मापदंड है ही नहीं। अतः यह कहना कठिन है कि उसकी जागृति ने उसकी चीर अवनत दृष्टि को जिस क्षितिज की ओर फेर दिया है वह उजले प्रभात का संदेश दे रहा है। यूं तो महादेवी कहती हैं 42-40 के दशक में कि मापने का कोई मानदंड हमारे पास पैमाना नहीं है, लेकिन जिस सदी में आप जी रहे हैं उस सदी में आपके पास बहुत सारे पैमाने हैं, और जिसमें से एक पैमाना तो यही है कि मैंने कहा भी था एक दिन आपको कि आप मैट्रिमोनियल साइट्स खोल करके देख लीजिए, आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि स्त्री जो है इस समाज और इसकी पूरी व्यवस्था और वैवाहिक जीवन से या उस संस्था से कितनी असंतुष्ट है। या आप अपने दाएं बाएं का जीवन झांक लीजिए तो, या फिर जब भी कभी आप अपनी अस्मिता के आधार पर जीने की कोशिश करिए तो जो आपके आसपास का समाज है या जो आपका साथी है वो आपको कैसे ट्रीट करता है, इससे भी आपको लग जाएगा, अंदाजा मिल जाएगा। उसमें आगे वो एक जगह कहती है कि वर्तमान युग में भी जिनकी परिस्थितियां श्वास लेने की स्वच्छंदता तक नहीं देती और जिन्हें जड़ता के अभिशाप को ही वरदान समझना पड़ता है, उनके सुख दुख तो हृदय की सीमा से बाहर झांक ही नहीं सकते। अब इसको फिर से सुनिए और समझिए कि वर्तमान युग में भी बहुत ऐसी स्त्रियां हैं जिनकी परिस्थितियां उन्हें सांस लेने का भी अवसर नहीं देती और इतनी भी स्वच्छंदता नहीं है कि वो अपने से सांस भी ले सके। ये क्या है? ये एक तरह से प्रतीक की तरह है। क्या बज रहा है? अच्छा बात, तो ये एक प्रतीक की तरह है कि अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। ये हम आम दैनंदिनी में प्रयोग में करते हैं कि जब हमारे ऊपर किसी का इस तरह से शासन हो जाता है कि हम कहते हैं कि अरे हम तो खुद सांस भी नहीं ले सकते अपनी मर्जी से, बाकी चीजें तो दूर हैं। तो वो यही बात कहती हैं और ये भी कहती हैं कि जो इस तरह से जड़ हो जाती हैं कि उस जड़ता को ही वो एक तरह से क्या है, जड़ता रूपी अभिशाप को ही वरदान मान बैठती हैं। मतलब फिर आइए कि वो जो कहा था ना कि हम खुद कई बार स्त्री समाज में स्त्रियां खुद कई बार उन चीजों की आदी हो जाती है या वही चीजें उन्हें अच्छी लगती हैं जो सदियों से उसे अभिशप्त करती आई हैं या उसको बांधती रही हैं, और फिर से जो है वो उसी का शिकार हो जाती हैं या कमोबेश वही उसको अच्छा लगने लगता है। जैसे उसने कहा था ना पीछे वाले निबंध में आधुनिक नारी में कि पढ़ लिख लिया, नौकरी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर ये मन में ख्याल आया कि पुरुष को लुभाने के लिए भी कुछ करना है। तो ये जो लुभाना है और उसके लिए जो कुछ करना है, ये क्या, ये फिर उस बढ़े हुए कदम का पीछे जाना है कि क्या जरूरत है कि पुरुष को लुभाया ही जाए, इसकी जरूरत क्या है? ये स्थिति बदल भी तो सकती है। वो आगे कहती हैं कि उनके सुख दुख तो हृदय की सीमा से बाहर झांक ही नहीं सकते, फिर उनके सुख दुखों का वास्तविक मूल्य आंक सकना हमारे लिए कैसे संभव हो सकता है। परंतु जिन स्त्रियों के निराश असंतोष में हमें अपने समाज का असहिष्णुता से भरा अन्याय प्रत्यक्ष हो जाता है, उनके स्पष्ट भाव को समझने में भी हम भूल कर सकते हैं कि ठीक ठीक भाव क्या है, क्योंकि हमारा जो समाज है, क्योंकि मूल्य तो हम आंक ही नहीं सकते। और वो कहती है कि जिन स्त्रियों के निराश असंतोष में हमें अपने समाज का असहिष्णुता भरा चेहरा दिखाई देता है, जिसके अंदर उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है या उसको मुक्त करने का मार्ग नहीं है, तो वो ये भी कहती हैं कि उसको भी आप देख सकते हैं, उनके चेहरे पे देख सकते हैं, उनके जीवन नहीं क्या चीज, जिन स्त्रियों के निराश असंतोष में, मतलब असंतोष है लेकिन उस असंतोष को आप क्या कर सकते, रिएक्ट नहीं कर सकते, उसे प्रकट नहीं कर सकते, उसे व्यक्त नहीं कर सकते, उससे उत्साहित होकर समाज के सामने रख नहीं सकते,
उसका विरोध नहीं कर सकते, वो हुआ कि वो निराश असंतोष। कि असंतोष है, लेकिन असंतोष है तो दिखना तो चाहिए ना, लेकिन वो दिखता नहीं है, तो उसे आप क्या है, उनकी बातचीत और इन सब चीजों से नहीं देख सकते, तो ये उनके चेहरे पे दिखाई देगा। ये स्पष्ट रूप से वो कहती है कि ये भाव समझने में हम, हालांकि ये भी कहती हैं कि भूल भी कर जाते हैं कई बार, क्योंकि वो व्यक्त नहीं करती तो हमें लगता है कि कोई दुख तो उसको है ही नहीं। बहुत सारी स्त्रियां रंगों में दौड़ते रहने की हम नहीं कहा, जवान की इसमें चल के लहू क्या है, टपके तो लहू क्या है। तो गालिब से पहले भी जैसी ने अलग तरह का कहा है, तो खैर वो दूसरा मामला है। तो ये कहा कि देखिए मैं भूल गया उसी चक्कर में, मैं ये कह रहा था कि हाँ निराश तो है, जैसे कि वो बहुत सारे लोग, जैसे आप अपने घरों में देख लीजिए, बाहर मत जाइए, जब भी स्त्री की चर्चा हो तो अपने घर में झांकिए, अपने बहनों के आसपास झांकिए। अगर आप जिस समाज में रहते हैं और आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके आसपास झांकिए, और उसमें अगर चीजें बहुत साफ दिखती हैं तो अपने एक पीढ़ी पीछे अपने माँ के आसपास झांकिए, तो पता चल जाएगा कि आप देखिएगा कि वो इस तरह से आदती हो जाती हैं उस पूरे के पूरे दुख का, उस पूरे के पूरे बंधन का, कि उस बंधन से उन्हें कोई शिकायत ही नहीं रह जाती। वो कहते हैं कि ये तो हमारा जीवन है, यही हमारे भाग में लिखा था, सो काट रहे हैं। और कई बार तो ये कहना भी भूल जाती हैं, वो कह ही नहीं पाती। खैर उसमें जो उनकी माता कस्तूरी है वो इतना संघर्ष करके जाती है और जॉब पाती है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती है, फिर भी उन्हें जो है समाज जो है वो हक नहीं देता है जो उन्हें चाहिए होता है। अंत में इनका उनके पति की डेथ हो जाती है, तो जो है मैत्रेयी पुष्कर की शादी की बात आती है, तो उसके बाद उनके घर में कोई पुरुष नहीं होता है, इसके नाते जो है उस लड़की की शादी नहीं तय नहीं हो पाती है कि तुम्हारे घर में तो कोई छोटा बच्चा तक नहीं। तो सर ये समाज इस तरीके का बिहेव करता है आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के बाद। अब फिर कह रहा हूं कि दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं। आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुए, अपने साथी को कितनी आजादी देते हैं। मैंने कहा ना कि आएगी तो चाय वही बनाएगी, टिफिन वही पैक करेगी, तमाम तरह की चीजें, कपड़े वही साफ करेगी, प्रेस करने का ठेका उसी ने ले रखा है। और मजेदार बात यह है कि करती भी है और उनको मजा भी आता है। ये जो नहीं अपवादों में मत जाइए। अब जो है ये कहा कि चाय चढ़ा दी है, छान लिया तो कहा कि चाय बना ले। हमारे एक बड़े आत्मीय मित्र है, हालांकि स्त्री की बहुत कद्र करते हैं और बराबरी का संबंध, इसलिए कि बहुसंख्यक क्या है, बहुसंख्यक क्या है। अपवाद तब तक कहूंगा मैं जब तक कि उनकी संख्या बढ़ेगी नहीं, तब तक तो मैं अपवाद ही कहूंगा है? अब मैं करता हूं तो इसका क्या मतलब है कि सबको मान लूं? नहीं करते हैं। मैं अपने अगल बगल में देखता हूं, नहीं करते हैं लोग, मेरे साथियों में नहीं करते हैं लोग, तो मैं कैसे मान लूं? तब तक तो मैं अपने को अपवाद ही रखूंगा ना। फिर वही ये देखिए, यही पुरुषवादी सोच है कितनी सत्तात्मकता है कि ये बार बार आ जाओ आ जाओ, आज सब सीमा तोड़ रहे, आ जाओ दिनकर आ जाओ। खैर आप भी थे, आ जाइए सब आ जाइए, सब बंद कर दो दरवाजा। खैर तो हो गया। तो ऐसी स्थिति में इधर आकर के बैठ जाओ या इधर जहां भी बैठना हो, अगर कुर्सी नहीं है तो। ऐसी स्थिति में हमारी विश्वास योग्य धारणा भी इतनी विश्वास योग्य नहीं है कि हम उसे बिना तर्क की कसौटी पर कसे स्वीकार कर सके। और अब स्थिति ऐसी हो जाती है कि जो विश्वास करने वाली बात जो है उसे भी जब तक हम तर्क पर कसते नहीं है तब तक विश्वास करना, क्योंकि क्या समाज इस तरह से अभ्यस्त हो गया है आपको कष्ट देने का, तमाम तरह की चीज़ों का, कि कोई अगर ये कहे भी कि नहीं चलो हम तो बराबरी का संबंध रखेंगे, हमारे साथ ऐसा नहीं है, तो फिर भी डर लगता है। इसका भी एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। मैंने कहा ना कि जो संबंध एक बार टूट जाते हैं, चाहे वो प्रेम के हो चाहे वो विवाह के हो,
उसके बाद पुरुष के लिए आसान होता है, लेकिन एक स्त्री के लिए दूसरे संबंध में जाना आसान नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि एक बार के संबंध में वो ठगी सी गई हैं, क्योंकि वहां भी तो सब कुछ समान और सब कुछ बराबरी का होना था, जो कि हुआ नहीं, और जिसकी वजह से ये संकट आया। तो इस बात की क्या गारंटी है जो दूसरा इस बात का आश्वासन दे रहा है वो हमें बढ़िया माहौल देगा या अच्छा संबंध देगा या अच्छा वातावरण देगा। इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है जिसमें आप जोड़ घटा करके एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद एक जगह कहती है महादेवी कि हम प्रायः अपनी सनातन धारणा का जितना अधिक मूल्य समझते हैं उतना दूसरे व्यक्ति के अभाव और दुख का नहीं। हमारे लिए सनातनी चीजें मूल्यवान हो जाती हैं, हमारे लिए प्रथाएं मूल्यवान हो जाती हैं, हमारे लिए हमारा सो कॉल्ड धर्म मूल्यवान हो जाता है, हमारे लिए हमारे रिचुअल्स मूल्यवान हो जाते हैं। लेकिन इन चीजों की तरफ हम ध्यान नहीं देते कि दूसरे का अभाव और दुख भी। इधर आके बैठ जाओ ना, क्यों खड़े हो, क्या शर्मिंदगी है, ये ले लो मैं बैठ जाता हूं, ये मोबाइल नहीं होता तो मैं बैठ ही जाता। तो कहा कि हम दूसरे व्यक्ति के अभाव और दुख को क्या करते हैं, बिल्कुल भी समझते नहीं हैं। अब जैसे इसके बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन हम जब भी कभी उन चीजों पर बात करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप में से ही बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो। जैसे हम बहुत सारी प्रथाओं के नाम पर, बहुत सारी चीजों के नाम पर इतना पैसा बहा देते हैं, इतना हम बर्बाद कर देते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। हम अपने पहनावे के नाम पर, अपने पर्व त्योहार के नाम पर न जाने क्या क्या खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर वो किसी और पे खर्च करने की बात आई, किसी को देने की बात आई, किसी के दुख को कम करने की बात आई, तो हम उस पर कोई समझौता नहीं करते। भाई सर्वेश्वर का वो जो है मामला आज भी हमारे सामने बिल्कुल ठीक ठीक ढंग से खड़ा है कि जब वो कहते हैं, वही कहते हैं ना कि जब तुम्हारे पड़ोस में आग लगी हो और कोई अगर कहीं कुछ दुख घट रहा हो, कोई कष्ट में हो, तो क्या आप सुकून से रह सकते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि हम पहले की बनस्पत आज और अधिक सुकून से रहते हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये जो फर्क नहीं पड़ना है, इस फर्क न पड़ने के कारण भी बहुत सारी समस्याएं हैं। यही कारण है कि जब तक व्यक्तिगत असंतोष सीमातीत होकर हमारे संस्कार जनित विश्वासों को आमूल नष्ट नहीं कर देता, तब तक हम उसके अस्तित्व की उपेक्षा ही करते रहते हैं और हम उसके अस्तित्व को स्वीकारते नहीं हैं। आप कहिएगा कि स्त्री विमर्श है, फेमिनिज्म है, वुमेन एम्पावरमेंट है, सब कुछ है, लड़ाइयां है, लेकिन इसका हल क्या है। तो महादेवी को पढ़ते हुए कई बार आपको उसके जड़ों की तरफ जाने का मौका मिलेगा और आपको ये देख पाएंगे तो आप यह भी देखेंगे कि वो उन बातों की तरफ इशारा करती हैं जो बिल्कुल बैठी हुई हैं और बगैर उनसे टकराए या उनको हटाए हुए आप एक स्वच्छ समाज या बराबरी का समाज खड़ा ही नहीं कर सकते। तो इसलिए वो कहती हैं कि जब तक संस्कार जनित विश्वासों को हम आमूल न कर दे, व्यक्तिगत असंतोष सीमा से बाहर चला जाए, एकदम से मतलब उस तरह से आए कि सब कुछ जैसे नष्ट कर दिया जाए, और तब तक हम उसके अस्तित्व की उपेक्षा ही करते रहते हैं, तब तक हम उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। असंतोष जब तक नहीं आता है विद्रोह के रूप में, तब तक स्त्री अगर कुछ नहीं कह रही है, माँ कुछ नहीं कह रही है, बहन कुछ नहीं कह रही है, तो आप देखिएगा कि जहां चुप्पियां जितनी होती है, अत्याचार का स्तर धीरे धीरे उतना ही बढ़ता चला जाता है। इसलिए मैंने कहा फिर वही एक उदाहरण ले लेते हैं सामान्य सा, कि बात तो इतनी ही थी कि थप्पड़, उस थप्पड़ को क्या है कि अगर कोई हाथ उठाए तो दो ही स्थितियां बनती है कि या तो आप उसके हाथ को रोक दें अपना हाथ उठा करके, या आप न रोके थप्पड़ खा ले। और आप जानते ही हैं कि यह जिस समाज में हम रहते हैं वो तो समझौते का समाज है। आप एक बार खा लीजिए, उसके बाद तो दोबारा कंप्रोमाइज ही होना है, हो जाएगा। और एक बार अगर जिसका हाथ उठ गया तो दोबारा उठेगा, क्योंकि ये जो
एक बार की जो है ना, पहली दफा का जो मामला होता है ना, वो इस तरह का होता है कि जब हम पहली बार कोई गलती कर रहे होते हैं, या पहली बार कोई अपराध कर रहे होते हैं, या पहली बार जीवन में कोई घटना घट रही होती है, तो उस घटना के पहले हम बहुत संकोच में, बहुत डर में, बहुत भय में, बहुत उहापोह में, बहुत द्वंद्व में होते हैं। लेकिन उसको करने के बाद फिर वो सारा का सारा मामला खत्म हो जाता है और हम उस चीज को बार बार करना चाहते हैं। इसके अच्छे और बुरे दोनों उदाहरण हैं। तो वो कहती है कि स्त्री की स्थिति भी युगों से ऐसी ही चली आ रही है। उसके चारों ओर संस्कारों का ऐसा क्रूर पहरा रहा है कि उसके अंतरतम जीवन की भावनाओं का परिचय पाना ही कठिन हो जाता है कि उसका अंतर्मन क्या सोच रहा है। इतना अधिक पहरा है संस्कार का और तमाम तरह की चीजों का कि अगर वो मन में कुछ सोचती भी है, कोई विद्रोह भी उठता होगा, तो वो होठों तक आता ही नहीं, वो बाहर निकलता ही नहीं है। तो पता कैसे चलेगा कि उसका कष्ट क्या है, वह किस सीमा तक मानवीय है और उस स्थिति में उससे क्या अधिकार रह सकते हैं उसके, यह भी वह तब सोचती है जब उसका हृदय बहुत अधिक आहत हो चुका होता है। मैंने कहा था ना उस दिन भी, और कृष्ण कुमार का मैं वो निबंध भी लेके आया था कि अगर पढ़ना होगा तो पढ़ दूंगा, कि जब तक मैं उसका एक अंश भी बीच में रोक करके पढ़ता हूं कि जब तक हम पर क्या होता है, अत्याचार नहीं होता, तब तक हम, अच्छा हमारा लिटरेचर बहुत हद तक, हमारा सिनेमा बहुत हद तक यही सिखाता है कि जब आपका शोषण हो जाएगा, जब किसी के साथ बलात्कार हो जाएगा, जब किसी की हत्या हो जाएगी, तब हमारा नायक जो है उसका नायकत्व तो वापस आता है। तब तक नायकत्व तो नहीं आता। तो क्या हम इंतजार करते रहे कि हमारे साथ कुछ घटेगा और तब हम आवाज बुलंद करेंगे, या हमें पहले से आवाज बुलंद करनी चाहिए? कृष्ण कुमार इसमें कहेंगे एक जगह, अगर पता नहीं इसमें होगा तो, मतलब होना तो चाहिए पर मैं कंफर्म नहीं हूं। हाँ है, कृष्ण कुमार देखिए एक ये पूरा पैरा पढ़ रहा हूं, कमाल का निबंध है द्रौपदी के होठ। उसमें एक पैरा लिखते हैं कि आधुनिक हिंसा की विशेषता है कि वह सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं घटती। लिखिएगा नहीं आप पर, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तेज से, भले बाद में स्कैन करके ले लीजिएगा। आधुनिक हिंसा की विशेषता है कि वह सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं घटती, वह हमारे उसी कमरे में, और ध्यान दीजिए, और 21वीं शताब्दी को महसूस करिए और अपने आसपास को, कि आधुनिक हिंसा की विशेषता है कि वह सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं घटती, वह हमारे उसी कमरे में हमारी सहमति से घटती है जहां हम अपने बच्चों के साथ खेलते और खाते हैं। हमें जिन लोगों से सड़क पर मिलना भी गंवाना न हो, वे सीधे सीधे हमारी बैठक में घुसे चले आते हैं और वहां इत्मीनान से बलात्कार करते हैं, खून बहाते हैं, फिर शेखी बघाड़ते हुए अपनी सुविधा से दोबारा आने की बात बताकर चले जाते हैं। आप कह सकते हैं कि यह तो कल्पना की दुनिया है, पर उस प्रवाह पर आप क्या कहेंगे जो हर वक्त हमें उपभोग पर आमादा बनाए रखता है? भाषा का ऐसा इस्तेमाल मनुष्य के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ कि हर शब्द उसे ललचाए, इतना लुभाए कि गुजरता हुआ क्षण इस कारण बेमानी हो जाए कि अगले क्षण में पिछले से ज्यादा बड़ा उपभोग करने की लालसा भर दी जाए। इसलिए याद करिए कि अगर मुक्तिबोध की कविता याद आए, मुझे ठीक ठीक अगर याद आ रही है तो शायद एक भूतपूर्व विद्रोही सैनिक का कथन, इस तरह की एक कविता है मुक्तिबोध की, जिसमें वो कहते हैं कि वो आएंगे और हमारे नक्शेदार कमरों में हमारे सामने ही बलात्कार करेंगे, और उसमें वो दिखते हैं कि वो जो एक काया है और वो भाप बन करके उड़ गई है। बहुत ही कारुणिक चित्रण मुक्तिबोध की उस कविता में आता है। तो उपभोग की ऐसी लालसा है कि समय के साथ बढ़ती, इस अनवरत चाह से स्त्री पुरुष दोनों जलाए जाते हैं, पर अंतिम स्पर्धा में पुरुष ही बचा रहता है, क्योंकि वह उपभोक्ता, स्त्री का भी उपभोक्ता करार दिया जाता है। फिर से सुन लीजिए ये वाक्य, कि इस अनवरत चाह से, कौन सी अनवरत चाह? कि अगले क्षण में पिछले से भी ज्यादा बड़ा उपभोग करने की लालसा भर दी जाए। इस अनवरत चाह से स्त्री पुरुष दोनों जलाए जाते हैं, पर अंतिम स्पर्धा में पुरुष ही बचा रहता है, क्योंकि वह उपभोक्ता
स्त्री का भी उपभोक्ता करार दिया जाता है। बाजार का शिखर स्वामी वही है, उसी की कल्पना की नदी लाखों माध्यमों को शब्द और बिंब देती है। वह चाहे तो स्त्री को मां बना दे, चाहे तो बाज, उसकी सत्ता अकाट्य है। और फिर वो आगे चल करके और भी बहुत सारी बातें करते हैं। वो एक जगह कहते भी हैं एक में कि स्त्री को डराकर ठीक रखने की लंबी परंपरा मौजूद थी। उसी के टूटने की वास्तविक संभावना पैदा होने पर पुरुष अपनी नई भाषा गढ़ने पर आमदा हुआ कि जब भी उसे लगा कि स्त्री की ये जो डर है इसका खत्म होने वाला है, जब भी उसे लगा कि वो पुरुषों के सत्ता को चुनौती देने वाली है, ये सारा का सारा समाज जो है और ये सारा का सारा जो पुरुष प्रधान समाज है, इसने कोई ना कोई छल किया। इतिहास उठा करके देख लीजिए पूरा का पूरा। वो ये भी कहते हैं कि और नई नई भाषा गढ़ करके, और फिर वो एग्जाम्पल देते हैं जिसकी मैं चर्चा करता था, वो पढ़ देता हूं। फूल और कांटे जैसी सैकड़ों वीडियो फिल्में इस भाषा के प्रचारार्थ बनाई और दिखाई जा रही हैं। 92 में आई थी, अजय देवगन की पहली फिल्म थी, और मैं तो इस मामले में खुश नसीब हूं कि मैंने एकदम से उसकी रिलीज होते ही देखी थी उसको। और तब मैं बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा था तब भी, लेकिन फिल्में बहुत देखता था। तो फूल और कांटे जैसी सैकड़ों वीडियो फिल्में इस भाषा के प्रचारार्थ बनाई और दिखाई जा रही हैं। मैंने यह वीडियो फिल्म हरियाणा रोडवेज की बस में देखी। फिल्म क्या थी? विज्ञापनों के बीच बीच जगह को भरने वाले संवाद गुच्छे थे। शुरू में एक लड़की काफी वाचाल दिखाई गई। फिर एक प्रसंग आया जहां नायक कॉलेज के लड़के लड़कियों की भीड़ के सामने बोला, वह बहुत बोलती है, इसे लिटाना पड़ेगा। सरकारी बस सामान्य गति से चलती रही। किसी संवाद से किसी का चौकन्ना निषिद्ध सा था। हुआ भी कुछ नहीं। लड़की एक आध बार चीख कर कम बोलना सीख गई। फिल्मों की भाषा में इस तरह के प्रसंग बेहतर ढंग से दर्ज करने वाला सिनेमा इधर काफी लोकप्रिय हुआ है। कई निर्देशक स्त्री की मर्यादा स्थापित करने के इरादे से स्त्री को ही मर्यादित करना जरूरी मानते हैं। उनकी समझ में लड़कियां बहुत खुल गई थीं। वे गृह युद्ध के नियम बनाने लगी थीं। उनकी गतिविधियों का दायरा धूमिल हो चला था। इसलिए अब दायरे का ज्ञान सिनेमा को देना पड़ा कि उनका दायरा क्या है। अब देखिए कि जिन चीजों की तरफ हम आकर्षित होते हैं, लुभते हैं, वही चीजें कैसे हमें खराब करती हैं। जिस बाजार की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षण हमारा है, सबसे ज्यादा तो उस बाजार ने हमें जो है उपभोग की वस्तु बनाया है, स्त्री को बनाया है। उसका सारा का सारा व्यवसाय उस टिका हुआ है स्त्री देह पर, चाहे वो कॉस्मेटिक का पूरा। एक अभी एडवर्टाइजमेंट आया, मैं तो चाहता हूं कि आप में से किसी लड़की को मुकदमा ठोक देना चाहिए, जिसमें ये संवाद आता है कि वो पति ही क्या जो फरमाइश न करे। अभी नया एक एडवर्टाइजमेंट आया है किसी पता नहीं मसाले का या किसी चीज का आया है, जिसमें एक संवाद आता है कि वो पति ही क्या, एक स्त्री कहती है कि वो पति ही क्या जो फरमाइश न करे। और आपको अच्छा लगेगा ये एडवर्टाइजमेंट, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से गोरा बनाने से लेकर के और स्लिम फिटनेस देने से लेकर के और जीरो फिगर और न जाने क्या क्या है, सब कुछ इस बाजार में मौजूद है। और ये बाजार इस बहाने से भी आपको शिकार बनाता है। नेटफ्लिक्स पे चले जाइए। अन्य फिल्मों में यह बात भाई या अंततः पिता को बतानी पड़ती है। फिल्मों में जाति का जिक्र नहीं होता। कमाल का एक सेंटेंस लिखते हैं कृष्ण कुमार, और ये देखिएगा कि फिल्मों में जाति का जिक्र नहीं होता, जाति के दायरे का जिक्र होता है। फिर उसके तोड़े जाने की हद तक प्रेम की सामर्थ्य दिखाकर निर्देशक और निर्माता को सरेआम पीटना है क्या? पिट जाएंगे सब। पर जो लड़कियां जाति की मर्यादा भूलकर असली जीवन में प्रेम कर बैठती हैं, वे कई इलाकों में समाज की स्वीकृति से मरवा डाली जाती हैं। पिछली जाति की हुई तो नंगी घुमाई जाती है और उनके घर जला दिए जाते हैं। हम उसी समाज में रह रहे हैं। कृष्ण कुमार 2-3 और रेफरेंस देते हैं, आप देखिए कि आप थर्रा जाएंगे उसको सुन करके। और मैं उस वाले भी अंश को थोड़ा सा पढ़ देता हूं। वो कहते हैं कि
और ये भी लिखने से नहीं होते बचते हैं। बहुत भयानक है ये नियम कि मेरे कस्बे में बाल वेश्याएं नहीं थी, नंगई की फिल्मों के वीडियो नहीं बिकते थे, अब सुलभ है। स्कूल की लड़कियों को उठा ले जाने की घटनाएं कभी नहीं हुई थी। 5 वर्ष पहले ऐसी घटना एन स्वतंत्रता दिवस समारोह के पास हुई और वह लड़की स्कूल की यूनिफॉर्म में थी जब उसके साथ हमारे स्थानीय युवकों ने बलात्कार किया। किसी भाषा का गद्य चंद वर्षों में इतने पथरीले बदलावों को व्यक्त करने की शालीन शैलियां विकसित नहीं कर सकता। पत्रकारिता की भाषा स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय सभी स्तरों पर लड़की बरामद से आगे नहीं बढ़ी है। न पुलिस के FIR की भाषा बदली है। फिर हम कैसे उस ताजा दहशत को व्यक्त करें जो आज हमारे पिछड़े हुए अंचल में स्त्री को महसूस कराई जाती है। राज्य को एक ही चिंता रह गई दिखती है कि व्यभिचार से एड्स फैलेगा। फिर विश्व की सेहत का हिसाब रखने वाली संस्थाएं उसकी रोकथाम के लिए पैसे दे रही हैं। दस्त और रतौंधी हमें संभालना हो तो खुद संभाले। इस बीच इंटरनेट झांसी आ पहुंचा है, जल्दी ही हमारे जिले में भी आ पहुंचेगा, तब का ये लेख है। 8-9 अक्षर टाइप करके विकसित देशों की पोर्नोग्राफी देखना संभव हो जाएगा, जो कि हो चुका है। MTV पहले से है, अब नेटफ्लिक्स आ चुका है। वैज्ञानिक शोध बराबर आश्वस्त कर रहा है कि पर्दे पर देखी गई हिंसा का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव आम जीवन पर नहीं पड़ता है और न ही बलात्कार का। कृष्ण कुमार के अंदर खींच है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जो हिंसा देखते हो, रात दिन जो मार काट देखते हो, वो आपके अंदर असर न करे, और जो आप दृश्य देखते हैं बलात्कार का पर्दे पर, उसका क्या आम आदमी पर असर नहीं पड़ता है। जो सारी की सारी संभावनाएं ग्लोबलाइजेशन के साथ व्यक्त की थी कृष्ण कुमार ने, और 21वीं शताब्दी के आगमन के साथ ही उस जिसकी तरफ संकेत किया था, आप देख लीजिए कि सारी की सारी उन संभावनाओं की चपेट में है हम, और सच हमारे सामने है और सच हो रही है और दिखाई जा रही है। एक जिक्र करते हैं, जरा वो जिक्र सुन लीजिए और तब आप सोचिएगा कि किस समाज में रहते हैं आप। गरीब औरतें इस दौर में सहम गई हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी पुस्तक दूसरी आजादी सेवा, आप जानते हैं कि ईला भट्ट की पुस्तक है ये, कि दूसरी आजादी सेवा में ईला भट्ट ने होठों से छीलकर मूंगफली के दाने निकालने वाली स्त्रियों का जिक्र किया है। क्या है ये? कुछ स्त्रियां इस काम के लिए रखी जाती हैं कि वो जो है अपने होठों से छील करके मूंगफली के दाने निकाले और उसकी बाजार में डिमांड। बाजार कहां तक पहुंचा सकता है आपको? वो लिखते हैं कि उनके होठ इस कदर छिल जाते हैं कि वे एक प्याली चाय भी नहीं पी सकती। ये दाने इसी तरह निकाले जाना जरूरी है क्योंकि उन्हें निर्यात होना है। किसी अमेरिकी विश्वविद्यालय या कंपनी के गर्मजोश जमावड़े में विस्की के साथ इन दानों को खाने वाले एक भी दाने का दरका हुआ सिरा बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए दरका हुआ दाना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा दाना चाहिए। और ये भी वो कहते हैं, आप समझिए कि अब बहुत ही अलग तरह का ये लेख है, लेकिन ये लेख कम से कम उस समय का है जब दुनिया इस तरह से बदल रही थी और ये लग रहा था कि एक मिनट बदलने के बाद भी हमें ये लग रहा था कि शायद स्थितियां ठीक हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी और एक नए ज़माने के साथ, नए सदी के साथ हम बेहतर दुनिया में होंगे। लेकिन कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। चीज़ें पहले से ज़्यादा विभत्स हुई, स्थितियां पहले से अधिक खराब हुई, स्त्रियां पहले से अधिक प्रतंत्र हुई हैं। बल्कि पता नहीं मैं ये बात कह रहा हूं तो आप इससे कितना इत्तेफाक रखेंगे या नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी किसी न किसी हम एक जगह से मुक्त होते हैं और दूसरी जगह जाकर के बंध जाते हैं। हम विवाह नामक संस्था से मुक्त होते हैं तो कई बार प्रेम नामक उस जो है संस्था तो उसे नहीं कहिए, लेकिन अपनी जो स्वेच्छता है वहां भी जाकर के हम बंध जाते हैं। हमें अत्याचार भी आनंद देने लगता है और इसका ताजा उदाहरण है, आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली में जिस लड़की के टुकड़े किए गए, जिसका इतिहास ये बताता है कि कई बार उसके साथ मारपीट की घटना हुई, वो पुलिस कंप्लेन तक गई और उसने वापस कर लिया। तो ये कौन सा प्रेम है जिसमें आप यातनाएं सहते हुए भी क्या है विरोध नहीं कर पाते और उसको झेलते रहते हैं और अपनी नियति खुद लिख देते हैं। तो क्या इस स्तर का भी है
ये कौन सा प्रेम है जहां आपका पुरुष साथी अपने लिए एक आबाद दुनिया तय करता है और आपके लिए अपनी दुनिया तय करता है? ये कौन सा प्रेम है जहां आप यह भी तय करने पर की स्वतंत्रता अपने हाथ से खो बैठते हैं कि आपको क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है, कहाँ जाना है और नहीं जाना है, कितने बजे आना है और नहीं आना है, किस दोस्त के साथ आना है या नहीं आना है, लड़कियों के साथ ही केवल रहना है कि लड़के दोस्त के साथ भी रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं? ये तय करने वाला जो समाज है आपका, ये जो पुरुष साथी है, क्या आपको इस बात पर भरोसा है कि वो आपको बराबरी का और समान धर्मा संसार दे देगा? ऐसी उम्मीद है, करते हैं। लेकिन आप वहां भी अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो पता चलेगा कि एक संस्था को आपने क्या किया, ठोकर लगाई, और एक दूसरी तरह की स्वतंत्रता है जिसमें आप धीरे धीरे बंधते चले जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। उसी तरह से बाजार आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा, बहुत सारी चीजें। और जब ये सब कुछ भी होगा तो फिर वही आएगा कि अंत में अगर इन सब से भी आप मुक्त हो गए तो वो आएगा जिसकी तरफ महादेवी ने पहले इशारा किया था कि फिर आप वर्चस्व में आएंगे और आप फिर दूसरे का शोषण करने लगेंगे। तो एक नहीं बहुत सारी समस्याएं हैं और एक नहीं बहुत सारी यातनाएं हैं जिसको बहुत बारीकी से अगर आप नहीं समझेंगे तो, इसलिए वो इसमें ये कहती हैं कि हाँ, वह किस सीमा तक मानवीय है और उस स्थिति में उससे क्या अधिकार रह सकते हैं, यह भी वह तब सोचती है जब उसका हृदय बहुत अधिक आहत हो चुका होता है। तब हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत होते हैं। जब हमें कुछ नहीं मिलता है तब हम जागते हैं, नहीं तो तब तक तो नहीं जागते। मुफ्त में हमें कुछ भी मिलता रहे हम कोई विरोध नहीं करेंगे। फिर उसके व्यक्तिगत अधिकारों को और उनकी रक्षा के साधनों के विषय में कुछ कहना तो व्यर्थ ही है। समाज ने उसकी निश्चितता को भी उसके सहयोग और संतोष का सूचक माना और अपने पक्षपात और संकीर्णता को भी अपने विकास और उसके जीवन के लिए अनुकूल और श्रेयस्कर समझने की भूल की। ये हमारा समाज है। स्त्री के जीवन की अनेक विवशताओं में प्रधान और कदाचित उसे सबसे अधिक जड़ बनाने वाली अर्थ से संबंध रखती है और रखती रहेगी, क्योंकि वह सामाजिक प्राणी की अनिवार्य आवश्यकता है। इसलिए अर्थ उसके लिए क्या है, जरूरी है और किस तरह से। जहां तक सामाजिक प्राणी का संबंध है, स्त्री उतनी ही अधिक अधिकार संपन्न है जितना पुरुष, चाहे वह अपने अधिकारों का उपयोग करे या न करे। समाज न उसके उपयोग का मूल्य घटा सकता है और न बढ़ा सकता है, केवल वह बंधनों से उसकी शक्ति और बुद्धि को बांधकर उसे जड़ बना सकता है। तो ये तो उसके हाथ में है कि वो अपने को जड़ बनने दे या न बनने दे। परंतु उन बंधनों में कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो केवल उसके लिए ही नहीं वरन सबके लिए घातक सिद्ध होंगे। तो ये उसमें लिखती है, अर्थ का विषम विभाजन भी ऐसा ही बंधन है और स्त्री पुरुष के बीच इसको रखा गया। अंतिम पैराग्राफ पढ़ रहा हूं कि पूरा निबंध तो फिर महादेवी तो पूरे साल पढ़ाऊं। आज की बदली हुई परिस्थितियों में स्त्री केवल उन्हीं आदर्शों में संतोष न कर लेगी जिनके सारे रंग उसके आंसुओं में धुल चुके हैं, जिनकी सारी शीतलता उसके संताप से उष्ण हो चुकी है। समाज यदि स्वेच्छा से उसके अर्थ संबंधी वैषम्य की ओर ध्यान न दे, मतलब उसे खत्म न करे, उसमें परिवर्तन या संशोधन की आवश्यकता न समझे, तो स्त्री का विद्रोह दिशाहीन आंधी जैसा वेग पकड़ता जाएगा जिसकी कोई दिशा नहीं होगी। और तब तक निरंतर ध्वंस के अतिरिक्त समाज उससे कुछ और न पा सकेगा, केवल और केवल वो ध्वंस करेंगी स्त्रियां। अगर आप उनको स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा, उस बदलावों को आप क्या करेंगे, उस पर अपनी सहमतियां नहीं देंगे तो एक ऐसी आंधी बहेगी जिसकी कोई दिशा नहीं होगी और वो सब कुछ ध्वस्त करके रख देगी। ऐसी स्थिति न स्त्री के लिए सुखकर है न समाज के लिए सृजनात्मक है, दोनों के लिए बेहतर नहीं है। और उसके बाद फिर नए दशक के महिलाओं का स्थान वो 50 के समय पर लिख रही हैं और ये आकाशवाणी द्वारा प्रसारित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान माला के अंतर्गत दिया गया था। इसमें भी वो बहुत सारी बातें कहती हैं। तो खैर ये वो निबंध है जो आप अपनी तरफ से देखिएगा और पढ़िएगा। उसी तरह से दो फूल में एक अंश कहती है महादेवी, मैं वो दो फूल का किस्सा आपको सुना दूं। मुझे लगता है कि आज सुना ही देना चाहिए, इसी में होना चाहिए कि अगर हो तो, शायद नहीं है क्या इसमें।
नहीं, वो इसमें नहीं है, किसी और किताब में होगी। ये सारी चीजें पढ़िए और देखिए, और देखिए कि 50 के दशक में महादेवी क्या लिख रही थी, 40 के दशक में, और 21वीं शताब्दी का एक, आप जानते हैं कि कृष्ण कुमार कोई नया नाम नहीं है, देश के बड़े शिक्षाविदों में से एक है और चिंतकों में से। तो उन्होंने जब ये लिखा तो दुनिया बदल रही थी, बाजार बदल रहा था, न सिर्फ कनॉट पैलेस बदल रहा था बल्कि झांसी भी बदल रहा था, एक इंटीरियर इलाका भी बदल रहा था। उस जमाने का जिक्र करते हैं और ये हमारे सामने, और जिन जिन चीज़ों की संभावनाएं थी उन सभी चीज़ों से सभी चीज़ों की गिरफ्त में हम आज की तारीख में हैं इसकी तरफ। अब मैं इधर इशारा दिलाना चाहता हूं या इधर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि महादेवी कविता के बारे में क्या कहती हैं। एक कवि के रूप में महादेवी ने कविता से क्या अपेक्षाएं रखी थी, इस पर भी महादेवी के कई निबंध हैं। उनका एक निबंध ही है काव्य कला पर। कभी मौका मिले तो इसको विस्तार से पढ़िएगा। मैं इसका केवल अंश पढ़ रहा हूं जो मेरे काम का है और जिसकी मुझे आपसे चर्चा करनी है। अभी समय है हमारे पास 5-7 मिनट। महादेवी एक पैरा में कहती हैं, पेज नंबर 100 निकाल लो अगर किताब है तो, ये वाली जो मेरे पास है, और उन सब में शायद हो या ना हो, श्रृंखला की कड़िया में मुश्किल है। तो काव्य कला पर उनके निबंध, क्योंकि महादेवी जो है, आप देखिए कि कई निबंध है जो चिंतन परक है। महादेवी को अगर समझना हो तो इन निबंधों को भी देखना चाहिए। जैसे कि कला और हमारा चित्रमय साहित्य, जब आप ये निबंध पढ़ेंगे तो छायावाद जो है और छायावाद की जो चित्रमयी भाषा है उसके साथ हो सकता है कि आप कुछ ठीक से समझ पाए। काव्य कला का निबंध लिखती हैं। गीति काव्य पर बहुत ही सुंदर निबंध है। अगर आपको लिखना हो कि गीति काव्य क्या है और गीति काव्य के तत्वों का वर्णन करे तो महादेवी का यह निबंध और मैनेजर पांडे की किताब भक्ति आंदोलन सूरदास का काव्य, उसका एक अंश मिला करके गीति काव्य को बहुत अच्छे से खोलते हैं। यथार्थ और आदर्श क्या है, यह भी एक निबंध है। साहित्यकार, व्यक्ति और समष्टि, यह भी एक निबंध है। साहित्यकार, व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति, यह भी एक निबंध। बहुत सारे निबंध मतलब प्रतिनिधि निबंधों में। उसी तरह से संस्कृति पर भी लगातार विचार करती हैं। भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि क्या होगी, भाषा के सवाल पर विचार करती है। साहित्य, संस्कृति और शासन पर विचार करती हैं। प्राकृतिक परिवेश और राष्ट्रीयता पर विचार करती हैं। यह भी विचार करती है एक निबंध में कि हमारे वैज्ञानिक युग की समस्या क्या है, और यह भी विचार करती है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो आप जब ये देखेंगे तो ये महादेवी की जो रचना धर्मिता है, जो उनका संसार है रचनाओं का, उसकी डाइवर्सिटी है कि वो एक सिर्फ स्त्री पर ही नहीं सोच रही है, स्त्री पर भी सोच रही है, लेकिन अपने समय और समाज पर भी सोच रही है। अपने से पूर्व के समाज को क्रिटिसाइज करने से भी बिल्कुल हिचक नहीं रही है, उसकी भी आलोचना कर रही है। एजुकेशन पे भी लगातार बातचीत कर रही हैं, अपने साइंटिफिक एज पर भी बातचीत कर रही हैं। तो आपको लगेगा कि ये सब वो चीज़ें हैं, ये सब वो सूत्र हैं जिनसे महादेवी का एक मुकम्मल चेहरा बनता है। और इसको लेकर के जब आप कविता में प्रवेश करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा न्याय करेंगे। जैसे जो कवि कविता के बारे में अपने मानदंड बनाता हो, हालांकि बहुत लोगों ने कहा कि कवि जो कहता हो उसे उसकी कविता पे लागू मत करिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कवि जो कहता हो वो उसने अप्लाई ही किया हो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि जिन लोगों ने जो सिद्धांत रचे उन्होंने अपनी रचनाओं में उन सिद्धांतों का कोई पालन नहीं किया। लेकिन फिर भी हमें इतना भी ब्लाइंड होकर के चीजों को नहीं देखना चाहिए, कभी कभी उसके साथ चलना चाहिए। अब जैसे देखिए कविता पर ही महादेवी क्या बात करती हैं, आप देखिएगा। और जो इस तरह की बात करता है, क्या वो अपनी कविता में उतरेगा तो कुछ और करेगा। एक पैरे में कहती हैं, सत्य की प्राप्ति के लिए काव्य और कलाएं जिस सौंदर्य का सहारा लेते हैं वह जीवन की पूर्णतम अभिव्यक्ति पर आश्रित है। सत्य की प्राप्ति के लिए काव्य या कोई भी कला जिस चीज का आश्रय लेते हैं वो क्या है, वो जीवन की पूर्णतम अभिव्यक्ति। कलाएं क्या हैं, एक तरह से परिभाषा ही है कि जीवन की पूर्णतम अभिव्यक्ति है। केवल बाह्य रूपरेखा पर नहीं, प्रकृति का अनंत वैभव, प्राणी जगत की अनेकात्मक गतिशीलता, अंतर जगत की रहस्यमयी विविधता, सब कुछ इनके सौंदर्य कोश के अंतर्गत है। और इसमें से क्षुद्रतम वस्तु के लिए भी उसे ऐसे मुहूर्त उपस्थित होते हैं जिनमें वह पर्वत के समकक्ष खड़ी होकर ही सफल हो सकती है।
और गुरुतम वस्तु के लिए भी ऐसे लघु क्षण आ जाते हैं, पहुंचते हैं, जिनमें वह छोटे तृण के साथ बैठकर ही कृतार्थ बन सकती है। आप देखिए कि लगातार इसमें कला और सौंदर्य और कला पर बात करते हुए वो जीवन को केंद्र में रखेगी। एक जगह महादेवी इसी निबंध में कहती हैं कि कवि में दार्शनिक को खोजना बहुत साधारण हो गया है। अब आइए और अब महादेवी की कविता से कोरिलेट करिए कि कवि में दार्शनिक को खोजना बहुत साधारण हो गया। और याद करिए कि ठीक इसी के आसपास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक टिप्पणी है कि आजकल आध्यात्मिक चश्मे बड़े सस्ते हैं। महादेवी और शुक्ल जी दोनों को याद करिए, जहां लगाए वहां फिट बैठ गया। महादेवी भी कुछ उसी तरह का वाक्य रचती है और कहती है कि कवि में दार्शनिक को खोजना बहुत साधारण हो गया है। जहां तक सत्य के मूल रूप का संबंध है, वे दोनों एक दूसरे के निकट हैं अवश्य, पर साधन और प्रयोगों की दृष्टि से उनका एक होना सहज नहीं। दार्शनिक बुद्धि के निम्न स्तर से अपनी खोज आरंभ करके उसे सूक्ष्म बिंदु तक पहुंचाकर संतुष्ट हो जाता है। उसकी सफलता यही है कि सूक्ष्म सत्य के उस रूप तक पहुंचने के लिए वह बौद्धिक दिशा संभव करे रहे। अंतर जगत का सारा वैभव परख कर सत्य का मूल आंकने का उसे अवकाश नहीं है। भाव की गहराई में डूबकर जीवन की थाह लेने का उसे अधिकार नहीं। वह तो चिंतन जगत का अधिकारी है। बुद्धि अंतर का बोध कराकर एकता का निर्देश करती है और हृदय एकता की अनुभूति देकर अंतर की ओर संकेत करती है। परिणामतः चिंतन की विभिन्न रेखाओं का समानांतर रहना अनिवार्य हो जाता है। सांख्य जिस रेखा पर बढ़कर लक्ष्य की प्राप्ति करता है, वह वेदांत को अंगीकृत न होगी, और वेदांत जिस क्रम से चलकर सत्य तक पहुंचता है, उसे योग स्वीकार न कर सकेगा। ये दार्शनिकों के अपने अपने मत है जिस पर बात करती है। और उसी में आगे कहती हैं, तो फिर कवि क्या करता है? कहती है कि कवि का दर्शन जीवन के प्रति आस्था का दूसरा नाम है। कवि का कोई और दर्शन नहीं है। कवि का सबसे बड़ा दर्शन यही है कि जीवन के प्रति आस्था का दूसरा नाम है। दर्शन में चेतना के प्रति नास्तिक की स्थिति संभव है। दर्शन में चेतना के प्रति नास्तिक की स्थिति भी संभव है, परंतु काव्य में अनुभूति के प्रति अविश्वासी कवि की स्थिति असंभव ही रहेगी। जो अनुभूति के प्रति अविश्वासी होगा, आप याद करिए मुक्तिबोध को और कलाकार की ईमानदारी याद कर लीजिए, या कलाकार का यथार्थ बोध याद कर लीजिए। जो सत्य के साथ नहीं होगा, जो ईमानदार नहीं होगा, जिसकी अनुभूति ईमानदार नहीं होगी, इमोशन जिसका सच्चा नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन जिसका सच्चा नहीं होगा, वो क्या है? वो कभी कभी हो ही नहीं सकता। और अनुभूति कहां से आएगी? जीवन से आएगी। सच्ची अनुभूति जीवन से आएगी, जीते हुए आएगी, आसपास से आएगी, और वही कविता का कंटेंट बनेगी। इसलिए वो कहती हैं कि जीवन के अस्तित्व को शून्य प्रमाणित करके भी दार्शनिक बुद्धि के सूक्ष्म बिंदु पर विश्राम कर सकता है, क्योंकि वो नकार देता है। परंतु यह अस्वीकृति कवि के अस्तित्व को डाल से टूटे पत्ते की स्थिति दे सकती है, या दे देती है, जो जीवन के अस्तित्व को अस्वीकार कर दे। कवि का अस्तित्व तभी बचा रहता है जब वो जीवन के अस्तित्व को स्वीकार करता है। तो जिस महादेवी ने कविता पर बात करते हुए ये सारा का सारा सिद्धांत दिया, और जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि जीवन को जो नहीं मानेगा और जिसमें अनुभूति की सच्चाई नहीं होगी, उस कवि का कोई वजूद नहीं होगा। वो महादेवी जब अपनी कविता करेगी तो क्या वो इतनी हाइपरबॉलिक हो जाएगी कि वो इतनी मिस्टिसिज्म हो जाएगी और रहस्यवादी हो जाएगी, जहां पर जीवन गायब हो जाएगा? यह भी सोचने की बात है। ये सूत्र है जो महादेवी की कविता को खोलते हैं। एक पैरा इसमें और है, एक दो पैरा, एक कमाल का निबंध है। तो कहता है ना कि महादेवी का गद्य इतना दिलचस्प है कि उसका खोज खोज करके एक एक हिस्सा पढ़ जाइए, और वो अपने समय का सबसे सधा हुआ और सबसे आगे बढ़ा हुआ गद्य है। वो कहते हैं कि व्यष्टि और समष्टि में, व्यष्टि समझ रहे हैं ना, और समष्टि, जैसे ये व्यष्टि इधर समष्टि में समान रूप से व्याप्त जीवन के हर्ष और शोक, आशा निराशा,
सुख दुख आदि की संख्यातीत विविधता को स्वीकृति देने के लिए ही कला का सृजन होता है। कला इसीलिए पैदा हुई है कि वे व्यष्टि और समष्टि के सुख दुख को, आशा निराशा को क्या कर सके, हर्ष और शोक को व्यक्त कर सके, उनकी आवाज बन सके। कलाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं आई हैं। अतः कलाकार के जीवन दर्शन में हम उसका जीवन व्यापी दृष्टिकोण मात्र पा सकते हैं, जो सम विषम परिस्थितियों की भीड़ में नहीं मिल पाता, सरल कठिन संघर्षों के मेल में नहीं खो जाता और मधुर कटु सुख दुखों की छाया में नहीं छिप जाता। वही व्यापक दृष्टिकोण कवि का दर्शन कहा जाएगा, वही कवि की फिलॉसफी होगी। परंतु ज्ञान क्षेत्र और काव्य जगत के दर्शन में उतना ही अंतर रहेगा जितना दिशा की शून्य सीधी रेखा और अनंत रंग रूपों से बसे हुए आकाश में मिलता है। दोनों क्षेत्र एक जगह नहीं मिलाए जा सकते। और काव्य की परिधि में क्या क्या आएगा, महादेवी कहती है कि काव्य की परिधि में बाह्य और अंतर जगत दोनों आ जाने के कारण अभिव्यक्ति के स्वरूप मतभेदों को जन्म देते रहे हैं। केवल बाह्य जगत की यथार्थता काव्य का लक्ष्य रहे अथवा उस यथार्थ के साथ संभाव्य यथार्थ अर्थात आदर्श भी व्यक्त हो, यह प्रश्न भी उपेक्षणीय है। यथार्थ और आदर्श दोनों को यदि चरम सीमा पर रखकर देखा जाए तो एक प्रत्यक्ष इतिवृत्त में बिखर जाएगा और दूसरा असंभव कल्पनाओं में बंध जाएगा। ऐसे यथार्थ और आदर्श की स्थिति जीवन में ही कठिन हो जाती है। फिर उसकी काव्य स्थिति में संबंध क्या कहा जाए कि क्या रख पाएगा कोई रचनाकार? नहीं रख पाएगा। और सर आए नहीं ना है, देखो तो बाहर कोई किनकी क्लास है, खोल दो। आ गए? अच्छा सॉरी। तो फिर हम लोग विचार करेंगे शुक्रवार को, कल से तो लेंगे क्लास।